हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन। मैं कुमिका आपके लिए लेकर आ गई हूँ ग्रेड 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड वीडियो, जिसके अंदर हम आज कवर करने वाले हैं हमारा थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इसको शुरू करने के पहले हम इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा हो, ट्रांसपोर्ट करना है ना, किसी एक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सो यस, all the living organisms also need to transport some or the other materials from one place to another। तो ये मटेरियल है क्या या होते क्या है? तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपको याद होगा कि ऑल द सेल्स नीड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो हम इनहेल करते हैं थ्रू द नोज, तो अब ये ऑक्सीजन को हर सेल के पास में जाना तो पड़ेगा ही फॉर कंडक्टिंग रेस्पिरेशन। तो ये ऑक्सीजन उन सेल्स के पास में जाएगा कैसे? तो यू आर राइट, ये ऑक्सीजन जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है और वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि किस टाइप का होगा। एज हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू वर्क ऑन, इसीलिए उनका जो भी हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट जो लोअर एनिमल्स या लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ये सिस्टम्स जो है इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इसके लिए आप रेडी हो जाइए और वीडियो के एंड तक के बने रहिए ताकि आपके जितने भी डाउट्स है इस टॉपिक को लेकर वो पूरी तरीके से मैं क्लियर कर पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होना होती है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिमूव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों का ही जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ही होता है। एंड प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज एंड एनर्जी, इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन का कि इसके द्वारा ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं इन होल बॉडी। देन देयर आर मेनी वेस्ट मटेरियल्स जो जनरेट होते हैं ड्यूरिंग ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो इन वेस्ट मटेरियल्स का बॉडी से रिमूव होना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के किडनी पर यूरिया का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होता है ताकि फिल्ट्रेशन करके किडनी उसे रिमूव कर पाए। तो उसका ट्रांसफर भी जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ही होता है। अगेन एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस ये है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कि प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वर्क करवाने के लिए कुछ हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हार्मोन्स ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो ग्लैंड से पर्टिकुलर ऑर्गन साइट पर पहुंचाने का काम इन हार्मोन्स को वो भी करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग कहलाते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड का मतलब ये होता है कि वी नीड टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर व्हिच इज कांस्टेंट। हम लोग हमारे बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, अनलाइक सम अदर ऑर्गेनिज्म दोज हु आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक फिशेस, and they can maintain their temperature according to the environment. So in warm blooded animals the maintenance of the body temperature is also very important, and this is also done by the transportation system. वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखने का काम भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीजें जो है ट्रांसफर हो रही है और इसको ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस तरह की सिस्टम्स होते हैं।
तो अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल दीज सब्सटेंसेस। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम ब्लड कहते हैं, वो मेन रोल प्ले करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की, तो उनके अंदर भी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए एक वस्कुलर सिस्टम जो है वो होता है, जिसमें आपने ग्रेड 9 में पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो है वो वस्कुलर टिश्यूज है जो वर्क करते हैं फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए अब हम बिना देरी किए शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड द टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है दैट इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से ही हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खुला, ओपन मतलब एक्सपोज्ड। सो इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर बात करते हैं। बात दैट मीन्स पोरिंग, ठीक है। सो जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर कैविटीज के थ्रू डायरेक्टली जो ब्लड होता है या फिर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो पोर कर दिया जाता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसके पास में जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस है वो होते हैं। तो दिस इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड नहीं होता, एक्चुअली इसको हम कहते हैं हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ एक तरीके से कॉम्बिनेशन है लिम्फ का और कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, जिसमें डायरेक्टली जो ऑर्गन्स है उनको बात करवा दिया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बाथ ऑफ द ऑर्गन। अब ये होता कौन से ऑर्गेनिज्म में है? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स है लाइक ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, ऑक्टोपस, इन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड का मतलब होता है बंद। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो पैक्ड होता है या फिर जो वो ट्रैवल करता है इनटू ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को ट्रांसफर करता है इनटू वेरियस ऑर्गन्स। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड और लिम्फ होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑर्गन तक के जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल सम इनवर्टिब्रेट्स आल्सो एंड मैमल्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। अब जो एनिमल्स होते हैं उनमें होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो काइंड ऑफ इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर जो भी ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है। सो दिस इज आल्सो नोन एज इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। अब इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको बताया था तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है पंपिंग ऑर्गन जो कि ब्लड को पंप करेगा, दूसरा होता है वेसल्स जो कि ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करेगा, और तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू जो कि है ब्लड, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बात करूं फिशेस की, तो फिशेस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में टेम्परेचर को मेंटेन करने की इतनी जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए फिश का जो हार्ट होता है वो होता है टू चेम्बर्ड हार्ट। जो चेम्बर्स होते हैं हार्ट के उनको कहा जाता है ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो फिशेस के अंदर एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, और इस ऑरिकल और वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड जाते हैं, पहला टाइप का ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दूसरा टाइप का ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जिसके अंदर ब्लड के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अ वेस्ट वो कंबाइंड है। तो ये दोनों ही ब्लड जो है वो हार्ट पर आते हैं एंड इनका सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि फिशेस के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस का जो हार्ट होता है वो टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें एक वेंट्रिकल होता है और एक ऑरिकल होता है। अब वेंट्रिकल और ऑरिकल ये दो चेम्बर्ड इसीलिए होते हैं ताकि जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मिक्स ना हो।
तो अगर हम इसका काम देखें तो जो ऑरिकल होता है वो ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है ब्लड को, एंड जो वेंट्रिकल होता है वो पंप करने का काम करता है ब्लड को। तो यहाँ से आप याद रखना कि ऑरिकल इज अ रिसीवर एंड वेंट्रिकल पार्ट इज द पंपिंग पार्ट। तो आप इसको एक टिप से भी याद कर सकते हो, AIR auricle is receiver and VIP ventricle is pumping organ। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द सर्कुलेशन इन फिशेस कि वो कैसे होता है। तो ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड क्यों होगा? क्योंकि इस ब्लड में ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन जब ऑर्गन्स में होता है तो वो एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ में कंबाइन हो जाता है और इस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि उसकी जगह पे क्या है, उसकी जगह पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है ऑरिकल के पास में, बिकॉज ऑरिकल इज द रिसीवर। ये ऑरिकल से जाता है वेंट्रिकल पर, वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द गिल्स। गिल्स अगेन अभी हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि फिशेस का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है गिल्स। तो यहाँ पर गिल्स पर क्या होगा, फिशेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन गिल्स पर आती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को गिल्स जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स पर जाता है तो यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब जो ब्लड है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है जिसको गिल्स के थ्रू एक्सहेल किया जाता है एंड जो ऑक्सीजन इनहेल हुआ था वो उस ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है और अब वो ब्लड जो है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब यहाँ पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब यहाँ पर ये जो गिल्स है डायरेक्टली यहीं से ब्लड जो है वो कहाँ पर चला जाता है, ऑर्गन पे चला जाता है। अगर हम इस पूरी साइकिल को देखें तो हार्ट से ब्लड जो है वो एक ही बार मूव कर रहा है, जो ब्लड है वो हार्ट को एक ही बार क्रॉस कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन जिसके अंदर केवल एक ही बार ब्लड हार्ट को क्रॉस करता है, इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन एंड दिस हैपेंस इन फिशेस। क्योंकि फिशेस जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट वाले रेप्टाइल्स के अंदर सर्कुलेशन। तो अगर हम 3 चेम्बर्ड हार्ट की बात करें तो इन 3 चेम्बर्ड में से 2 चेम्बर जो होंगे वो ऑरिकल होंगे एंड अकॉर्डिंग टू द साइड इनको हम राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे। एक वेंट्रिकल होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब ये तीनों ही चेम्बर्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड को अवॉइड करने के लिए होते हैं। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की तो रेप्टाइल्स में बॉडी पार्ट जो है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो रेस्पिरेशन से आता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है और उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर देता है। मतलब इसको आप आम भाषा में बोले तो हम इसको इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। इम्प्योर मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मैंने ग्रीन पेन से डिनोट किया है ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि उसका फ्लो जो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल पर जाता है। इसका मतलब यह है कि राइट ऑरिकल जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है बॉडी पार्ट से या फिर बॉडी ऑर्गन से एंड जो लेफ्ट वाला ऑरिकल है वो जुड़ा हुआ होता है लंग्स से। राइट ऑरिकल के बाद वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल पे जाता है क्योंकि ऑरिकल्स आर रिसीवर, लेकिन पंपिंग का काम कौन करेगा, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स के पास में। अब लंग्स पे अगेन व्हाट विल हैपन, लंग्स विल हैव ऑक्सीजन। लंग्स पर ऑक्सीजन है जो उन्होंने इनहेल किया है। ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ में मिक्स होकर उस ब्लड को बना देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको हम प्योर ब्लड भी कहते हैं। ये प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल पर। लेफ्ट ऑरिकल क्योंकि लंग से जुड़ा हुआ होता है। लेफ्ट ऑरिकल पे आने के बाद ये जो ब्लड है ये जाता है वेंट्रिकल के पास और वेंट्रिकल अगेन इसको पंप करके पहुंचा देता है प्योर ब्लड को बॉडी ऑर्गन के पास में। तो इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो 2 बार क्रॉस हो रहा है हमारे हार्ट को। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन और हायर एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन ही कॉमन होता है। अब हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट होता है वो होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट।
That means human beings have two auricles and two ventricles, right auricle and left auricle, right ventricle and left ventricle. इसके बाद अगर हम देखें तो सेम वही प्रोसीजर, जो बॉडी पार्ट है उनके पास में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ में मिक्स होकर उसे डीऑक्सीजनेटेड कर देता है। कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो ब्लड है वो अपने आप नहीं जाता है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है। तो दो ब्लड वेसल्स यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, एक है वेन्स और एक होती है आर्टरीज। जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है राइट ऑरिकल के पास में। राइट ऑरिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल पे, राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स पे। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन सिर्फ इकलौती एक आर्टरी है दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट के पास में होती है और लंग से कनेक्टेड होती है, सिर्फ यही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है। एंड यहाँ पर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो लंग्स पे क्या होता है, अगेन एल्वेओलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन उस ब्लड में आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है एंड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है लेफ्ट ऑरिकल पे। अगेन पल्मोनरी वेन भी एक एक्सेप्शन है, ये इकलौती वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, रिमेनिंग ऑल द वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के आर्टरीज के थ्रू सारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे चला जाता है। तो यहाँ पर भी ब्लड जो है हार्ट को दो बार क्रॉस कर रहा है, इसीलिए ये वाला सर्कुलेशन भी कहलाता है डबल सर्कुलेशन। विद दिस हमने सर्कुलेशन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कि उसके क्या पार्ट होते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। जो सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है ह्यूमन बीइंग का वो तो अभी हमने कवर कर लिया, बट हम इसके सारे कंपोनेंट्स को बहुत डीपली देखते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ब्लड, दूसरा पार्ट होता है हार्ट और तीसरा पार्ट होता है ब्लड वेसल्स। तो हम पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। पहला पार्ट है ब्लड। अब ये जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अलावा एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कहलाता है लिम्फ। तो देयर आर टू कनेक्टिव टिश्यूज इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड एंड लिम्फ। अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ब्लड के अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का फ्लूइड है जो कि सारे उसके ब्लड सेल्स को एक दूसरे से बाइंडेड रखता है। जो प्लाज्मा होता है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। अगर हम बात करें ब्लड के सेल्स की तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। पहली सेल्स है RBC, दैट मीन्स रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। सेकेंड सेल्स होती है WBC, दैट मीन्स व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। और थर्ड सेल्स होती है प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें RBC की तो RBC जो सेल्स है इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। ये डिस्क शेप की सेल्स होती है, सर्कुलर होती है और छोटी होती है, माइन्यूट होती है। इनका जो शेप है वो बाइकॉन्केव होता है। इन RBC का कलर होता है रेड और जो ब्लड का रेड कलर है वो इन RBC के वजह से ही है। अब ये कलर रेड क्यों होता है? तो ब्लड के जो RBC वाला पार्ट है उसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है ये रेड कलर इम्पार्ट करता है RBCs को। ये जो RBCs है इसमें ये हेमोग्लोबिन ही वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन से ही बाइंड अप होता है। अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन के लाइफ स्पैन की तो 120 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है और RBC प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज WBC। WBC आर कलरलेस, इसीलिए इनका नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। अगर हम बात करें WBC के क्लासिफिकेशन की तो WBC दो तरीके की सेल्स होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो वाली सेल्स होंगी जिनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है। ग्रेन्युलोसाइट के भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अगर हम बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट की तो ए ग्रेन्युलोसाइट वर्ड से ही समझ में आ रहा है
इनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है और लार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स की। इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के फंक्शन की, तो फंक्शन इनका ये होता है, दीज आर द मेन पार्ट और सेल्स विच फाइट्स अगेंस्ट डिसीजेस। हमने पढ़ा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत सारे वर्क करता है, तो उसका एक वर्क ये भी है ह्यूमन बीइंग के अंदर कि जो डब्ल्यूबीसी है वो डिसीजेस को फाइट करते हैं या फिर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो जितने भी इन्फेक्शन है उनसे बचाने का काम डब्ल्यूबीसी करता है। जो थर्ड सेल्स है These are known as platelets. प्लेटलेट्स भी एक तरीके से सर्कुलर सेल्स होती है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये जो सेल्स होती है प्लेटलेट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करती है। अब इनका रोल क्या है, तो मान लीजिए अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो उस समय क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो लीक कर जाएगी। अगर कंटिन्यू ये लीकेज होता रहा तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस। इस ब्लड लॉस को रोकने के लिए ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंजरी उस जगह पर ब्लड को क्लॉट कर देना। क्लॉट कर देना मतलब ब्लड को जो है फ्लूइड से सॉलिड में चेंज कर देना ताकि ब्लड लॉस जो है वो ना हो, और ये काम करता है प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स। विद दिस हमारा टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। ब्लड के अलावा एक और कनेक्टिव टिश्यू है जो कुछ कुछ ब्लड की तरह ही वर्क करता है, बट इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं लिम्फ। अब ये लिम्फ जो है वो जनरेट कैसे होता है, जो कैपिलरीज होती है उनसे जो प्लाज्मा है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, सिक्रीट हो जाता है, एंड इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड एज लिम्फ। लिम्फ जो होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट होता है वो प्लाज्मा से थोड़ा कम होता है, और लिम्फ जो है इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। ये जो लिम्फ है ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। दीज आर नोन एज द ब्लड वेसल्स। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, एक होती है आर्टरीज एंड दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक के ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये जो आर्टरीज होती है इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, और इसीलिए थिक होती है क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। पंप करता है तो एक प्रेशर के साथ में वो पंप करता है ताकि जो ब्लड है वो पीछे ना आ जाए। इसीलिए जो आर्टरीज होती है वो थिक वॉल्ड होती है ताकि वो इस प्रेशर को झेल सके। अगर हम बात करें वेन्स की, तो वेन्स जो है वो थ्रू आउट द बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाने का काम करती है, और कंपैरेटिवली आर्टरीज की वॉल से इनकी वॉल्स थिन होती है। बट वेन्स के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वाल्व्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं वो एक तरीके से डोर है जो कि बंद हो जाता है। जैसे ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन ने वेन्स को दे दिया तो वो डोर क्लोज हो जाएगा ताकि जो ब्लड है वो वापस से बैक फ्लो ना कर जाए। तो ये होती है वेन। थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर नथिंग, जब वेन्स और आर्टरीज ऑर्गन के तरफ पहुंच जाती है, ऑर्गन तक पहुंच जाती है, तो उस टाइम वो अपने आप को और भी ज्यादा थिन वॉल्ड नैरो ट्यूब्स में डिवाइड कर लेती है ताकि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बहुत अच्छे से हो सके। तो इन्हीं थिन वॉल्ड नैरो ट्यूब्स को कहते हैं हम कैपिलरीज। और आपको याद होगा मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताया था कि जब लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है तो वो अपना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इन कैपिलरीज के थ्रू ही करता है। तो ये वही कैपिलरीज है जो हर ऑर्गन्स में आर्टरीज वेन्स के एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बाइफर्केशन या फिर उसके और फर्दर डिविजन्स को कहते हैं। सो अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के मेन पंपिंग ऑर्गन की, दैट इज द हार्ट। अब हार्ट हमने पहले ही पढ़ा है, ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो लोकेटेड होता है इन द थोरैसिक कैविटी। इस कैविटी को, इस पार्ट को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। और ये जो हार्ट होता है ये टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट। एंड ये जो हार्ट का शेप होता है वो एक तरीके से हम देखें बंद मुट्ठी की जैसा इसका शेप होता है। इसका शेप होता है लाइक अ फिस्ट,
और अगर हम इसके वजन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 300 ग्राम्स का होता है। बहुत लोग कहते हैं मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन सभी का दिल जो है अगर हम शेप वाइज बात करें तो एक फिस्ट के जैसा है, और अगर हम उसका वेट मेजर करेंगे तो वो 300 ग्राम्स का होता है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का हार्ट। अब हम देखते हैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को। हार्ट जो है इंटरनली 4 चेम्बर्ड होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, जिसमें 2 ऑरिकल्स है, 2 वेंट्रिकल्स है। साइड के अकॉर्डिंग राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल को आर्ट्रियम भी बोला जाता है। ये जो ऑरिकल्स है और वेंट्रिकल्स है ये एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं ताकि ब्लड जो है वो मिक्स ना हो जाए। तो इनको सेपरेट करने के लिए, ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए प्रेजेंट होता है कोरोनरी सल्कस। और अगर हम ऑरिकल, दोनों ऑरिकल को सेपरेट करने की बात करें तो इनको सेपरेट करने के लिए होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जब ब्लड हार्ट के अंदर फ्लो होता है तो उसके फ्लो को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो ब्लड फ्लो का कंट्रोल है वो करते हैं वाल्व्स। वाल्व्स एक तरीके से डोर्स के जैसे होते हैं जो कि ओपन एंड क्लोज होते हैं। वन वे क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है इनकी जब ब्लड हार्ट के अंदर या हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ फ्लो करता है। तो 4 वाल्व्स होते हैं। पहला वाल्व हम लोग पढ़ेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये कस्पिड का मतलब होता है फ्लैप, इसका मतलब इसमें 3 फ्लैप्स हैं। सेकेंड जो है दैट इज द पल्मोनरी वाल्व, जो होता है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। थर्ड जो वाल्व होता है वो होता है मिट्रियल वाल्व, या फिर इसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं क्योंकि इसके 2 फ्लैप्स होते हैं। एंड ये होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व। देन द नेक्स्ट वन इज आयोटिक वाल्व, जो कि प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। आयोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसके थ्रू ब्लड जो है पूरे बॉडी ऑर्गन में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्लड फ्लो। ऑलरेडी हम डबल सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं, बट फिर से अब मैं यहाँ पर आपको फ्लो दिखा देती हूँ। ये जो सुपीरियर वेना कावा एंड जो इंफीरियर वेना कावा है, इनके थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में आ रहा है। ये ग्रीन कलर से जो भी है वो सारा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल से ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी वाल्व्स के थ्रू एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स पे। पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द लंग्स और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है। अब लंग्स पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लेफ्ट ऑरिकल को आएगा। लेफ्ट ऑरिकल से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वाल्व के थ्रू वो चला जाता है आयोटा में, और जो आयोटा है वो पूरे बॉडी में प्योर ब्लड को ट्रांसफर कर देता है। तो दिस इज द सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ट बीट। अब हार्ट बीट आप लोगों ने महसूस की होगी। इफ यू प्लेस योर हैंड ओवर योर चेस्ट, जहाँ पे हार्ट होता है, तो आपको एक बीट जैसा सुनाई देता है जिसको हम बोलते हैं कि हमारा दिल धड़क रहा है। तो ये जो हार्ट बीट है इसका एक साउंड भी होता है जिसको लव और डब कहा जाता है। तो ये हार्ट बीट बनती कैसे और क्यों हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है? तो हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग ऑफ द ब्लड। अब ये जो पंपिंग हार्ट करता है तो इसका एक मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म कैसा होता है? ये होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डिक मसल्स। यस, कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट की मसल्स। अब ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। तो ये कैसे करती है? जब जो ब्लड है वो फ्लो करता है विद इन द हार्ट, तो उस समय जो वाल्व्स होती है वो ओपन एंड क्लोज होती है ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी ब्लड जो है वो आ रहा होता है तो उस समय स्पेस को बढ़ाने की जरूरत होगी। तो जब ऑरिकल, राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा तो राइट ऑरिकल की जो मसल्स होगी वो क्या होगी? वो होगी रिलैक्स, ताकि ब्लड उसके अंदर आ पाए। और जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करेगा तो राइट ऑरिकल्स की मसल्स होगी कॉन्ट्रैक्ट और राइट वेंट्रिकल की मसल्स होगी रिलैक्स।
तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हर एक चिम्बल्स की मसल्स का, इनके ही कारण ये लब डब का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है और हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। अब ये जो वेंट्रिकल है, जब इसमें ब्लड आता है तो उस समय जो ये वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो रहा होता है और इस रिलैक्सिंग स्टेट में एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर। अगर हम बात करें डायसिस्टोलिक प्रेशर जब वेंट्रिकल पर है तो उसी समय हमारा जो ऑरिकल है वो तो क्या कर रहा है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो ब्लड को नीचे भेज रहा है। तो इस समय इसके ऊपर भी एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और ये होता है कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर। तो दो तरीके के आपको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर पढ़ने को मिलेंगे। जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर उसको हम कहेंगे ऑरिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर्स, और जब वेंट्रिकल के साथ में ये होगा तो हम इसको कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर। लेकिन जब रिलैक्सेशन होगा तो ऑरिकल के समय जब रिलैक्सेशन होगा तो उसको हम कहेंगे ऑरिकुलर डायसिस्टोलिक प्रेशर, और जब वेंट्रिकल के समय ये रिलैक्सेशन होगा तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डायसिस्टोलिक प्रेशर। अब ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ये जनरेट करता है ब्लड प्रेशर को। तो अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर क्या होता है तो ब्लड प्रेशर में हम लेते हैं वेंट्रिकल के सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर को। वेंट्रिकल का इसीलिए क्योंकि वेंट्रिकल ही वो चीज है जिससे ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर ऑर्गन्स के तरफ जाता है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज ब्लड प्रेशर की, तो इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। एंड ये जो प्रेशर है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ब्लड प्रेशर का जो फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं एक रेशो, और ये रेशो होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल अपॉन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो बाय दिस वी विल गेट द ब्लड प्रेशर। अब अगर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो एक मिनट में उसका जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल हार्ट रेट। अगर हम बात करें द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर्स, तो इसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर। इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मली जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 mm of Hg और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होना चाहिए 80 mm of Hg। तो ऐसे हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80 mm of Hg। तो विद दिस हमारा सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द सर्कुलेटरी या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा और किस चीज का होगा। सो प्लांट्स में रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट हेयर्स, एंड दिस वाटर एंड मिनरल्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द लीव्स, क्योंकि लीव्स पे होना है फोटोसिंथेसिस। एंड अगेन लीव्स पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर आ जाता है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स प्रोड्यूस द फूड एंड दिस फूड आल्सो हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द होल प्लांट बॉडी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्लांट के पास में कौन सा ऑर्गन है, कौन सा मैकेनिज्म है। जैसे ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे प्लांट्स के अंदर होता है वस्कुलर सिस्टम, जिससे फूड, मिनरल्स, वाटर, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर। अब ये वस्कुलर सिस्टम में आते हैं दो टिश्यूज। पहला टिश्यू है जाइलम एंड दूसरा टिश्यू होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है दिस वर्क्स ऑन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड्स द होल प्लांट बॉडी। तो जाइलम वो टिश्यू है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है इन द प्लांट बॉडी। अगेन वी हैव फ्लोएम। तो फ्लोएम इज द टिश्यू जो वर्क करता है फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स है वो और कुछ न्यूट्रिएंट्स को प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर करने का काम फ्लोएम करता है। अब हम देखते हैं कि ये मैकेनिज्म होता कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की। तो जो जाइलम होता है, जाइलम के अलग अलग सेल्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो जाइलम ट्रेकियार्ड्स होते हैं वो
रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, हर जाइलम के पास में ये ट्रेकियार्ड्स होंगे, तो ये एक नेटवर्क बना लेते हैं आपस में। रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के ट्रेकियार्ड का एक पूरा नेटवर्क बन जाता है प्लांट की बॉडी में। अब जब प्लांट से रूट के द्वारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, इन दिस प्रोसेस कुछ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो रूट के पास में एक आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस जनरेट हो जाता है। सॉइल में जब वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं टू बाय द हेल्प ऑफ द रूट्स, उस समय एक आयनिक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसके कारण जो ये आयंस है, जो ये वाटर है, ये ऊपर की तरफ पुल हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो पुल है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि बहुत हाइट तक के वाटर को कंडक्ट कर सके। सो फॉर दिस जो हायर प्लांट्स होते हैं, जिनकी हाइट ज्यादा होती है, उनके अंदर एक और प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या है? सो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ लीव्स। जब लीव्स का स्ट्रोमेटा ओपन होता है तो वाटर वहां से लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ पर वाटर का लॉस होने से लीव्स के साइड पर एक सक्शन पुल जनरेट हो जाता है। इस सक्शन पुल के कारण जो वाटर नीचे रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, एंड बाय दिस प्रोसेस जाइलम जो है प्लांट की पूरी बॉडी में एक अपवर्ड मोशन में वाटर को कंडक्ट करने के लिए एबल होता है। अब बात करते हैं फूड की। तो फूड कैसे ट्रांसफर होगा प्लांट की बॉडी में? तो फूड का जो ट्रांसफर है वो फ्लोएम करता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम के सीव ट्यूब्स एंड उसके साथ की कंपेनियन सेल से। फ्लोएम जो है वो फूड को प्लांट के हर पार्ट में, रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, हर डायरेक्शन में वो ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। और इस प्रोसेस को प्लांट में फूड के ट्रांसफर की जो ये प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड ये जो ट्रांसलोकेशन है ये एक एक्टिव पैसेज है या फिर एक एक्टिव ट्रांसफर है। एक्टिव ट्रांसफर का मतलब क्या? इसमें एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर दिस ट्रांसफर, क्योंकि हर डायरेक्शन में प्लांट के फूड को जाना जरूरी होता है, तो हर डायरेक्शन में जाने के लिए एटीपी कंज्यूम होते हैं इस ट्रांसफर के दौरान, ट्रांसलोकेशन के दौरान। इसीलिए इस ट्रांसफर को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसफर। एंड ये जो ट्रांसफर है इससे ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, क्योंकि एटीपी यूज हो रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस, इसीलिए जो प्लांट है उसके अंदर ये ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है। सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ फूड। एंड जो जाइलम करता है दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अलोंग विद द फूड। जो फ्लोएम की सेल्स होती है वो कुछ अमीनो एसिड्स, मैंने कहा था न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसफर करता है, तो अमीनो एसिड्स भी ट्रांसफर होते हैं अलोंग विद द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो थोड़ा सा एक हम लोग समरी देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। So xylem is responsible for the conduction of water and minerals, जिसका एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जो अपवर्ड मोशन करता है, एंड वाटर अपवर्ड मोशन के थ्रू पूरी प्लांट बॉडी में जो है वो ट्रांसफर होता है। ये जो ट्रांसफर है ये इसमें एटीपी नहीं यूज होता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो आयोनिक ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है सॉइल में वो, और ट्रांसपिरेशन पुल जिसको हम सक्शन पुल भी कहते हैं। ये दो रीजंस की वजह से वाटर का ट्रांसफर होता है। बट अगर हम बात करें फूड की, तो फूड को ट्रांसफर करने के लिए होता है फ्लोएम। फ्लोएम की सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स इसको ट्रांसफर करती है विद द हेल्प ऑफ सम एटीपी मॉलिक्यूल्स, इसीलिए ये ट्रांसफर एक्टिव ट्रांसफर कहलाता है। इसको हम ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं, एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस। Okay, so this is all for transportation in plants. I hope आप लोगों को transportation in plants and animals बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। If you have any doubt, any query, प्लीज कमेंट सेक्शन में उससे मेंशन कीजिएगा so that हम उसको सॉल्व कर सके। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, एंड इट विल बी ऑन द टॉपिक एक्सक्रीशन। तो बने रहिए आपके अपने चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।